हेलो दोस्तों, स्वागत है विश्वास एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे। हम एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सजीव एवं उनका परिवेश। इसमें हमने सजीवों के बारे में देखा, समझा, सजीव एवं उनका परिवेश। फिर हमने एक क्रियाकलाप किया और फिर हमने लवणीय जल यानी समुद्र में रहने वाले जीव, जल में रहने वाले जीव और मरुस्थल में गर्म क्षेत्र में रहने वाले जीव के बारे में, जैसे कि मछली और ऊँट के बारे में अध्ययन किया। आवास एवं अनुकूलन में समझा कि किस प्रकार का आवास और अनुकूलन होता है। आवास क्या होता है, अनुकूलन क्या होता है। आवास यानी कि होता है हैबिटेट, अनुकूलन मतलब एडाप्टेशन, ये सब समझे हम। स्थलीय आवास और जलीय आवास, जैव घटक, अजैव घटक, उसके साथ ही हमने यहाँ पे पर्यानुकूलन और अनुकूलन में भिन्नता का अध्ययन किया। फिर एक क्रियाकलाप किया जैव घटक और अजैव घटक की महत्वता के आधार महत्वता का जानकारी प्राप्त करने के लिए। उसके बाद विभिन्न आवासों का यात्रा में हमने मरुस्थल की यात्रा की, जिसमें मरुस्थल के जीवों के बारे में, पौधों के बारे में, फिर पहाड़ी क्षेत्र में पौधों के बारे में, और उसके बाद वहाँ के जीवों के बारे में। फिर घास स्थल यानी कि घास के मैदान, अफ्रीका में जो घास के मैदान है वहाँ के जीवों के बारे में, जैसे शेर और हिरन, उनके परिवेश और उनके शरीर के अनुकूलन के बारे में हमने अध्ययन किया। फिर इसके बाद हमने अध्ययन किया कुछ जलीय आवास में, जिसमें हमने समुद्र के बारे में अध्ययन किया। और उसके बाद तालाब एवं झील में हमने मेंढक के बारे में, यार उसके तालाब में रहने वाले कुछ, यहाँ पे देखें, पादपों के बारे में पढ़ा हमने। कुछ जड़ वाले, कुछ ऊपर से तैरने वाले, इन सब के अध्ययन करने के बाद हम ये अभी इसका चौथा वीडियो स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे हमारे आसपास के जीव। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। हमने विभिन्न आवास क्षेत्रों की यात्रा की तथा अनेक पौधों एवं जंतुओं की चर्चा भी की। क्रियाकलाप 1 में हमने विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाली वस्तुओं, पौधों एवं जंतुओं की सूची बनाई। कल्पना कीजिए कि यदि हम जानना चाहें कि हमारी सूची में सजीव के कौन से उदाहरण हैं। आइए वन में पाई जाने वाली वस्तुओं के विषय में सोचें। वृक्ष, आरोही लता, विसर्पी लता, ये सब क्या होते हैं हमने पहले पढ़ चुका है। वृक्ष क्या होता है, आरोही लता, विसर्पी लता। और उसके बाद छोटे बड़े जंतु, पक्षी, सर्प, कीट, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, जल, वायु, सूखी पत्तियाँ, मृत जंतु, छत्रक एवं काई। वन में पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के कुछ उदाहरण हैं। इनमें से कौन सजीव है। तो इनमें से कौन से सजीव हैं जो वृद्धि करते हैं, सांस लेते हैं, प्रजनन करते हैं, ये सब सजीव हैं और मर जाते हैं। लेकिन ये जो चट्टान है, पत्थर है, मिट्टी है, जल है, वायु है, सूखी पत्तियां हैं, ये सब सजीव नहीं हैं। आगे चारों ओर पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के विषय में सोचिए तथा उन्हें निर्जीव एवं सजीव समूहों में बांटिए। कुछ प्रकरणों में हमारे लिए यह आसान होगा। उदाहरणतः हमारे घर की कुर्सी अथवा मेज जैसी वस्तुएं सजीव नहीं है। पहली एडवर्ड लियर द्वारा रचित कंप्लीट नॉनसेंस का यह छंद पढ़ रही थी। तो देखिए यहाँ पे पहली कौन सा छंद पढ़ रही है, और ये छंद किससे, कहाँ से लिया गया है। एडवर्ड लियर ने जो रचना की थी कंप्लीट नॉनसेंस से लिया गया है। तो हम भी पढ़ते हैं इस छंद को। इसमें क्या है देख लेते हैं। मेज ने कुर्सी से कहा, तुम्हें पता नहीं है मैं गर्मी में कितनी तपी हूँ, एवं अपने पैरों की बीवाई से यदि हम थोड़ा टहल पाते, हम थोड़ा बोल पाते, प्रार्थना करो, हम वायु ले सकते। मेज ने कुर्सी से कहा। कुर्सी ने मेज से कहा, अब तुम जानती हो कभी हम समर्थ नहीं हैं। तुम कैसी मूर्खतापूर्ण बातें करती हो, जबकि तुम जानती हो हम चल नहीं सकते। मेज ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, कोशिश करने में क्या हर्ज है। मेरे पास भी
उतने ही पैर हैं जितने तुम्हारे, हम दो पैरों पर क्यों नहीं चल सकते। तो ये जो मेज और कुर्सी अपने एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं उसी का है, इस छंद में उसी का वर्णन किया गया है। और इसको पढ़ के पहली और बूझो क्या विचार करते हैं, उनके मन में क्या आता है देखते हैं। पहली और बूझो को कविता बहुत मज़ेदार लगी, क्योंकि वे जानते थे कि मेज और कुर्सी सजीव नहीं है, अतः यह ना तो चल सकते हैं, ना बोल सकते हैं, और ना ही ऐसी समस्याओं को महसूस कर सकते हैं जिनसे हम पीड़ित होते हैं, जैसे कि ठंडी, गर्मी, ये सब तो इनको महसूस ही नहीं होता क्योंकि निर्जीव हैं ये सब। हम जानते हैं कि कुर्सी, मेज, पत्थर तथा एक सिक्का सजीव नहीं है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि हम जीवित हैं और हमारी ही तरह संसार के सभी मनुष्य तथा कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गिलहरी, कीट जैसे जंतु सभी सजीव है। हमें कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु सजीव है? कभी कभी यह निर्णय करना इतना आसान नहीं होता। हम कहते हैं कि पौधे सजीव हैं, परंतु वे कुत्ते अथवा कबूतर की भांति चल नहीं सकते। दूसरी ओर एक कार अथवा बस चल सकती है, फिर भी हम उन्हें निर्जीव कहते हैं। पौधे एवं जंतु समय के साथ वृद्धि करते हैं, परंतु कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है जैसे कि आकाश में बादल अपने आकार में वृद्धि कर रहे हैं हो। तो क्या इसका अर्थ है कि बादल सजीव है? नहीं। तो आखिरकार हम निर्जीव एवं सजीवों में अंतर किस प्रकार करेंगे? क्या सजीवों में कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो इन्हें निर्जीव पदार्थों से अलग करते हैं? तो पहली और बूझो यही चर्चा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं कि हम कैसे पता करें कि कौन सजीव है और कौन निर्जीव है। क्योंकि चलने फिरने के लिए तो कार, साइकिल भी चलता फिरता है, वृद्धि करने के लिए बादल भी वृद्धि करते हैं, तो ये लोग क्या भी ये भी सजीव हैं? तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए उनके मन में प्रश्न आ रहा है कि हम कैसे निर्धारित करें कि कोई चीज़ सजीव है या निर्जीव है। तो हमें भी जानना चाहिए कि हम कोई चीज़ सजीव कब कहेंगे और किसी चीज़ को निर्जीव कब कहेंगे, ये हमको भी पता होना चाहिए। तो चलिए समझते हैं। आप स्वयं सजीवों का एक बहुत अच्छा उदाहरण हैं। जैसे हम स्वयं हमारे अपने गुण को ही हम गिन सकते हैं, ठीक है। आप में ऐसे कौन से विशेष लक्षण हैं जो आपको निर्जीव वस्तुओं से अलग करते हैं? अपनी नोटबुक में ऐसे कुछ लक्षणों के नाम लिखिए। अपनी बनाई सूची को ध्यान से देखिए एवं पता लगाइए कि कौन से लक्षण अन्य जंतुओं अथवा पौधों में भी पाए जाते हैं। संभवतः इनमें से कुछ लक्षण सभी सजीव वस्तुओं में पाए जाते हैं। तो देखिए हम अगर खुद की बात करें तो हम में कौन कौन से लक्षण हैं? जैसे कि हम भोजन करते हैं, हम वृद्धि करते हैं, हम बढ़ते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ इंसान प्रजनन भी करते हैं, उत्सर्जन भी करते हैं, और हम एक स्थान से दूसरे स्थान गति भी कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या है? लक्षण है। अब आगे पढ़ते हैं। क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? यह प्रश्न है। इसका उत्तर हम देख लेते हैं। अध्याय 1 एवं 2 में हमने यह जाना कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमारे लिए एवं विभिन्न जंतुओं के लिए नितांत आवश्यक है। हमने यह भी सीखा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु भोजन के लिए पौधे अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो देखिए, भोजन सभी के लिए, ये जो प्रश्न है इसका आंसर यही होगा कि भोजन सभी के लिए आवश्यक है, नहीं तो वे वृद्धि नहीं कर पाएंगे, उसके अंदर की जैव प्रक्रियाएं नहीं हो पाएगी, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, श्वास लेना, ये सब नहीं हो पाएगा। और भोजन के लिए कुछ प्रकाश संश्लेषण करने वाले पौधों पर निर्भर रहते हैं जीव जंतु, और उन जीव जंतुओं पर दूसरे जीव जंतु निर्भर रहते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे ये साइकिल किस प्रकार से चलता है।
दूसरा प्रश्न है, क्या कभी सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है? इसका मतलब क्या सभी जीव वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं? तो इसके उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर तो यही होना चाहिए कि हाँ बिल्कुल सभी जीव वृद्धि करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या दिया है, क्या 4 वर्ष पुराना कुर्ता आपको अभी भी ठीक आता है? नहीं आएगा ना, वो छोटा हो जाएगा। इसे आप अब और नहीं पहन सकते, क्या ऐसा नहीं है? इन वर्षों में आप लंबे हो गए हैं, आपको इसका आभास नहीं हो रहा है, लेकिन आप में हर समय वृद्धि हो रही है और कुछ वर्ष बाद आप वयस्क हो जाएंगे। ठीक है, हम जो छोटे बच्चे थे आंगनबाड़ी जाते थे, फिर स्कूल जाना शुरू किया, फिर प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, फिर कॉलेज, हाई स्कूल, इस तरह से हर बच्चा जो है वृद्धि करता है। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं 9.10 एक शिशु वृद्धि करके वयस्क हो जाता है। ये देखिए एकदम बच्चा था, फिर ये थोड़ा सा चलना फिरना सीखा और थोड़ा सा बड़ा हुआ और लास्ट में यह वयस्क हो गया। एक अंडे से स्फुटित होकर चूजा मुर्गी का बच्चा, चूजा मतलब क्या होता है? मुर्गी का बच्चा, वृद्धि करके मुर्गी अथवा मुर्गा में परिवर्तित हो जाता है। ये देखिए इनके साथ भी वही हुआ है। ये पहले क्या था? चूजा था, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर लास्ट में यह मुर्गी या मुर्गा में बदल गया। पौधे भी वृद्धि करते हैं। अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों का अवलोकन कीजिए। इनमें से कुछ बहुत छोटे तथा नवजात हैं, जो कुछ विकसित हैं। ये सभी वृद्धि की विभिन्न स्थितियों में हो सकते हैं। कुछ दिनों और कुछ सप्ताह बाद पौधों को देखिए, आप देखेंगे कि उनकी लंबाई में वृद्धि हुई है। वृद्धि सभी सजीवों में होता है। क्या आप सोचते हैं कि निर्जीव वस्तु वृद्धि प्रदर्शित नहीं कर सकते? तो इससे स्पष्ट है कि वृद्धि सभी सजीवों में होती है। निर्जीव वस्तुओं में जैसे हम टेबल, कुर्सी, अलमारी हम देखें, टीवी हमारा पड़ा हुआ है, ये तो बढ़ नहीं रहा ना, वो उसका स्क्रीन भी तो नहीं बढ़ रहा है, हमारे मोबाइल का स्क्रीन भी तो नहीं बढ़ रहा है। तो ये सब निर्जीव चीज़ें हैं, जो वृद्धि नहीं करती वो क्या है? निर्जीव चीज़ें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या सभी सजीव श्वास लेते हैं? यानी कि सांस लेने की जो हम लेते हैं ऑक्सीजन, सभी जीवों के लिए आवश्यक है या नहीं, इसको देख लेते हैं। क्या हम श्वास के बिना जीवित रह सकते हैं? जब हम श्वास लेते हैं तो बाहर की वायु शरीर के अंदर जाती है। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है। लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है। श्वसन क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। श्वसन में अंदर ली गई वायु की ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है। इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वास द्वारा बाहर निष्कासित कर देते हैं। गाय, भैंस, कुत्ता तथा बिल्ली जैसे कुछ जंतुओं में श्वसन क्रिया मनुष्य की तरह ही होती है। इनमें से किसी भी जंतु का विश्राम की अवस्था में परीक्षण कीजिए तथा उनके उदर यानी कि पेट होता है, उदर की गति पर ध्यान दीजिए। यह मंद गति उनकी श्वास लेने की क्रिया को दर्शाती है। मतलब अगर आसपास आपके गाय, भैंस या कुत्ता या बिल्ली दिखे तो वो जब सोए रहते हैं या फिर लेटे रहते हैं तो उस समय देखना उनके पेटों की तरफ, तो उनके उदर में यानी कि पेट में आपको थोड़ी सी हलचल दिखेगी। वह ऊपर और नीचे होते रहेगा, इसका मतलब वह सांस लेते रहता है। सांस लेना और छोड़ना ये दोनों क्रिया वह करते रहता है। श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भिन्न हो सकता है, जो श्वसन का एक हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है। तो देखिए केंचुए में तो नाक नहीं होता, लेकिन वो जो है अपनी त्वचा, अपनी स्किन से क्या करता है? सांस लेता है। हमने पढ़ा है कि मछली के गिल जो उसके दोनों साइड में होते हैं, उससे जिसकी सहायता से वह जल में विलय
वायु से ऑक्सीजन अवशोषित कर लेते हैं। छोटे बच्चों के लिए बहुत बड़ी जानकारी है। मछली जो है जल में जो घुला रहता है ऑक्सीजन, उससे गिल के माध्यम से उससे अपना ऑक्सीजन अवशोषित करता है। क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? पौधों की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती है तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती है। ठीक है, ऑक्सीजन का थोड़ा बहुत उपयोग करती है वो, लेकिन अधिक ऑक्सीजन को वह रिलीज करती है। वह कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देती है, वो जो उसके रंध्रों से गुजरता है। उसके बाद हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं? रिलीज करते हैं भोजन बनाने की प्रक्रिया में। पौधे केवल दिन के समय ही भोजन बनाते हैं, जबकि श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में ही निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। तो जो प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन बनाता है, उस पौधे के द्वारा यूज़ किए गए ऑक्सीजन से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। इसलिए पौधों को ही हमारे वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ने के लिए उत्तरदायी मानते हैं, और वही है जिससे ऑक्सीजन निकलती है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो को आप समझ सके हैं तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और बच्चों को पढ़ाने में हेल्प करिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।